Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, that is the BS Law Entrance Exam by our coach Bakul Anspal. This is Bakul Anspal, the founder and the CEO of this very ethic startup, and in this video we are going to have a chit chat on how to write research papers or what to do for your publications कैसे करवानी है लॉ स्कूल में etc etc. अब अगर मेरे को लिंक्डइन पर फॉलो कर रहे हो तो मेरे को आप लोगों को पता होगा कि एक मैंने पब्लिकेशन करवा ली है and it's a very good blog, and the other one is was that I was about to get my publication done in a journal and it was via a competition. So both of them were via competitions. जो पहला वाला publication हुआ है उसमें हम विनर्स आए थे उस पर्टिकुलर कंपटीशन में, तो हमारी रैंक 1 थी उसमें. एंड जो सेकंड कंपटीशन था उसमें इट वाज टॉप 10, राइट, इट वाज टॉप 10 एंड उसमें उस जर्नल में पब्लिश नहीं हो पाया. सो वी आर गोइंग टू सेंड इट टू सम अदर जर्नल फॉर इट टू गेट पब्लिश्ड. सो मैं थोड़ा बता देती हूँ. तो अगर मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दूं तो पहला वाला वर्स GNLU ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, GNLU गांधीनगर. उनका जो क्रिमिनल क्राइम एंड जस्टिस ब्लॉग है उसमें वो पर्टिकुलर एसेस पब्लिश होने थे. टॉप आई थिंक 3 एसेस पब्लिश होने थे. दैट वाज वाया कॉम्पिटिशन. सो इट वाज थर्ड GNLU क्राइम एंड जस्टिस ब्लॉग ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन, कुछ ऐसा था. एंड दैट वाज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कॉम्पिटिशंस दैट आई पार्टिसिपेटेड इन फ्रॉम कॉलेज. एंड द सेकंड वन वाज आई थिंक इट वाज NLIU भोपाल का इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल राइटिंग कॉम्पिटिशन, उसका सेकेंड एडिशन. सो वो जो पहला कॉम्पिटिशन था दैट वाज फॉर द ब्लॉग of GNLU Crime and Justice, and second one was for the Journal of International Law of NLIU भोपाल. So अब क्या मेरा रहा सिनारियो, मैं बिल्कुल पॉइंट पर आकर बात करती हूँ, ठीक है, बिकॉज पब्लिकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ स्कूल. इवन आई वुड से above your moods or above areas, publications are very important and they're keep on the same pedestal as your internships. तो पब्लिकेशंस भी आपके अच्छे होने चाहिए, अच्छे जर्नल्स में होने चाहिए. अब ऐसे बहुत सारे जर्नल्स हैं अगेन जो पैसे देकर बच्चों का ब्लॉग पब्लिश करते हैं, या फिर ब्लॉग्स में पब्लिश कर सकते हैं, या फिर जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, वो पैसे लेकर करते हैं. कुछ होते पीयर रिव्यूड नहीं होते, तो कुछ होते इंडेक्स्ड नहीं होते. अब ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स आपको दिखेंगे. अब अगर आप देखोगे कि पहली बात है कि अगर आप पैसे देकर पब्लिश करा रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं है इन द फर्स्ट को. अगर आप मेहनत करके आर्टिकल लिखकर पब्लिश कर रहे हो, अब नाउ देयर आर लॉट मेनी सिनेरियोस. आप नेट पर जाओ, आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप क्लॉट पे जाओ, या फिर आप सिंपल गूगल पर जाओ. आपका पर्टिकुलर कोई आर्टिकल है या पर्टिकुलर ऐसे है, वो किस टॉपिक पर बेस्ड है. आप इंटरनेशनल लॉ पे लिख रहे हो, कॉर्पोरेट लॉ पे लिख रहे हो, क्रिमिनल लॉ पे लिख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर लिख रहे हो. ऐसे कौन से जर्नल्स हैं जो उनकी एंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं करंटली. लॉ ऑक्टोपस दिखा देगा, लॉ भूमि दिखा देगा, और भी बहुत ऐसे लीगल प्लेटफॉर्म्स है जो आपको दिखा देंगे कि इनके सबमिशन से एंट्रीज अभी ओपन है, तो आप अपने सबमिट कर सकते हैं. अब क्या होते हैं, लेट्स से आप कॉलेज के जर्नल्स में भेज रहे हो. अब कॉलेज के जर्नल्स में आप भेज रहे हो, दो तरीके होते हैं. पहले तो कॉलेज ने खुद बोला है कि वी वांट एंट्रीज इस पर्टिकुलर टॉपिक पर. वो आपको लिस्ट दे देगा टॉपिक्स पर, नीचे लिख देगा दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. आप और भी टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हो बट इसी रेलम के अराउंड होने चाहिए, ठीक है. या तो कॉलेज आपको ये बोलेगा कि इट इज कॉल फॉर ब्लॉग्स या कॉल फॉर सबमिशंस या कॉल फॉर आर्टिकल्स. दो तरीके में आपके आर्टिकल्स या एसेस पब्लिश होते हैं. एक होता है ब्लॉग में और एक होता है जर्नल में. ब्लॉग में आपकी यूजुअली छोटी छोटी चीजें थोड़ी पब्लिश होती है, नॉट छोटी बट यस एसेज हुए एटसेट्रा. बट जर्नल की वैल्यू बहुत होती है बिकॉज जर्नल ब्लॉग से बड़ा होता है एंड जर्नल में आपके रिसर्च पेपर्स आते हैं. रिसर्च पेपर्स को कंपेयर करो, एसेज को कंपेयर करो, आर्टिकल्स को कंपेयर करो, रिसर्च पेपर्स बहुत बड़े होते हैं. या फिर बड़े बड़े साइज के आर्टिकल्स जो होते हैं 6,000 वर्ड्स 8,000 वर्ड्स, उसमें हमारा आई थिंक GNLU was around 5,000 to 6,000, आई थिंक 4,000 to 5,000 वर्ड्स. एंड जो NLIU वाला था विच वॉज टॉप 10, उसमें हम आर्ट्स वॉज अराउंड आई थिंक 6,000 to 8,000 वर्ड्स. तो यहाँ तो बड़े बड़े एसेज हो, बड़े बड़े आर्टिकल्स हो, वो जर्नल्स में पब्लिश होंगे. जिनकी वर्ड लिमिट बहुत बड़ी होती है वो जर्नल्स में जाएंगे, जिनकी थोड़ी कम होती है वो ब्लॉग्स में जाएंगे. जर्नल्स ब्लॉग से ज्यादा रेप्यूटेड होते हैं. अब ऐसे लोग बोलते हैं कि सिर्फ NLSIU के जर्नल की वैल्यू है और किसी लॉ कॉलेज की जर्नल की वैल्यू नहीं है. जो भी टॉप टियर NLUs है उनके जर्नल्स की वैल्यू है, उनके ब्लॉग्स की वैल्यू है. ऑफ कोर्स NLSIU की बहुत ज्यादा है, बट अगर आपका पब्लिश हो रहे हैं NLS को छोड़कर किसी टियर 1 लॉ स्कूल के जर्नल में या ब्लॉग में बहुत वैल्यू है. बट कोशिश करिए बहुत अच्छे अच्छे में करवाइए, राइट. दूसरा है कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, ठीक है. ये तो हो गया कॉल फॉर सबमिशन जहां पर आपने सबमिशन भेज दिया कॉलेज को. दूसरा है आपका
कॉम्पिटिशन्स के थ्रू। कॉम्पिटिशन में यूजुअली होता है टॉप 3 लोगों के या टॉप 5 लोगों के आर्टिकल्स या एसेस पब्लिश होंगे पर्टिकुलर जर्नल में या ब्लॉग में, आपको प्राइज मनी मिलेगा टॉप 3 लोगों को, टॉप 10 वाले लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा, और बाकी के जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा। ये होता है कॉम्पिटिशन के थ्रू। तो एक कॉम्पिटिशन के थ्रू, और जितना भी मैंने करवाया है वो कॉम्पिटिशन के थ्रू है। जो मैंने करवाया है ऐसे कॉल फॉर सबमिशंस वगैरह नहीं करवाया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप कॉल फॉर सबमिशंस के टाइम पर ही आप अपने ब्लॉग्स को एसेस को भेज रहे हो। आप क्या कर सकते हो, उनको उनकी ईमेल आईडी पर कोल्ड ईमेल भी कर सकते हो अपने एसेस या ब्लॉग्स को, ठीक है, वो भी तब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दिस इज अबाउट कॉलेज के जर्नल्स या ब्लॉग्स। अब हम बात करते हैं ऐसे रेप्यूटेड जर्नल्स और ब्लॉग्स जो कॉलेज के नहीं हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जस्टिस एटसेट्रा, ऑफ इकोनॉमिक लॉ रिव्यू। इनके लिए क्या होता है, आपकी पोर्टल्स खुलते हैं। अगेन पोर्टल्स पे आता है कि लेट्स से आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक है, एआई टॉपिक है, एआई पर आपके पास कुछ है सबमिट करने को, एआई पे कर दीजिए। इनके डेजिग्नेटेड टॉपिक्स आते हैं, इनकी पोर्टल पे मेंशन होता है वी आर गोइंग टू ओपन दिस इन स्प्रिंग, मे बी इन ऑटम, एटसेट्रा। आप नेट पर जाकर जो भी आपका पर्टिकुलर टॉपिक है ऐसे का आर्टिकल का, वो जाके सर्च कर लीजिए कि कहाँ सूटेबल है, पब्लिश कराने लायक है, उसको देख लीजिए, उनके डेडलाइंस को देख लीजिए। फिर जो जैसे सबसे पहली चीज जिससे आपका पब्लिकेशन रिजेक्ट होता है वो है कि आपने अलाइन नहीं करके रखा होता। टाइम्स न्यू रोमन 12 1.5 जस्टिफाइड, मार्जिन 2.54 सेंटीमीटर, ये बेसिक चीजें अलाइन नहीं करी होती। साइटेशंस आपका जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन दी होती है उसके अलाइन नहीं होती है। हाँ, हाइपर लिंक बोल के रखा होगा, हाइपर लिंक नहीं होगा। कई बार फुट नोटिंग डालनी होती है बट बोला होता है फुट नोट में हाइपर लिंक मत लगाइए, लेकिन हाइपर लिंक होगा। ये सारी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार बोलेंगे पेज नंबर्स नहीं डालने, तो पेज नंबर नहीं डालना होगा। तो ये फर्स्ट स्टेज होता है जहां पर आपका पब्लिकेशन रिजेक्ट होने का, आपका एंट्री रिजेक्ट होने का पहला चीज होता है। दूसरा चीज होता है कि आपका आइडिया जो होना चाहिए, मेरे को पहले उसको बोलना चाहिए था। फर्स्ट चीज, जब भी आप एक पब्लिकेशन को भेज रहे हो आपके करियर पे डिपेंडेंट है। अगेन मैं बोल रही हूँ मेरे को कॉर्पोरेट लॉ करना है, मैं भेज रही हूँ स्पोर्ट्स लॉ में, तो कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। अगर मैं बोल रही हूँ मेरे को कॉर्पोरेट लॉ करना है तो मैं कॉर्पोरेट लॉ वाला ही कोई पब्लिकेशन के लिए भेजूं। स्पोर्ट्स लॉ भेजूंगी वो मेरे सीवी पर कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर मैं कॉर्पोरेट लॉ करूँ, मैं कॉर्पोरेट लॉ वाले टॉपिक्स पिकअप करूँ। मैं लिटिगेशन करना चाह रही हूँ तो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, जिस प्रैक्टिस में मेरे को जाना है उस वाले टॉपिक के आसपास के जो चीजें लिखना चालू करूँ। अब नेक्स्ट चीज होती है कि टॉपिक्स कैसे चूज करें। टॉपिक्स आप जाकर अच्छे से एआई पे बैठो, एआई से बात करो, ठीक है, या फिर अपना दिमाग लगाओ। जो आपको चीज बहुत ट्रेंडिंग लग रही है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मेरे को बहुत ट्रेंडिंग लगी है मैंने लिखी है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में चल रही थी, इधर उधर मैंने पढ़ा। तो आप एक टॉपिक फ्रेम करो अच्छे से, ठीक है। टॉपिक आपका होना चाहिए इनोवेटिव, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। अगर आपका टॉपिक इनोवेटिव है, अगर आपका टॉपिक बढ़िया है, तो आपको एज मिलेगा उस हर एक बच्चे से जो पब्लिकेशन के लिए आ रहा है, जिसका टॉपिक बहुत ज्यादा आई वुड से ऑर्डिनरी है। अगर आपका इनोवेटिव है, उसका ऑर्डिनरी है, तो आपको तो वो पहले ही ले लेंगे ना, सिलेक्ट कर लेंगे, उनका तो पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। तो टॉपिक शुड बी रियली रियली इनोवेटिव। एआई बहुत आ रहा है, मशीन लर्निंग बहुत आ रहा है, डीप फेक्स का बहुत सीन चल रहा है, इकोनॉमी में बहुत सारी अभी चीजें चल रही हैं। उससे रिलेटेड आपको चीज ढूंढना चालू करो कि हाँ मेरे को ये उठाना है, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट लॉ कर रही हूँ, मेरे को ये वाला सेगमेंट उठाना है, मैं एआई को कैसे लिंक कर सकती हूँ, मैं इसको कैसे लिंक कर सकती हूँ। सो मेक श्योर कि आप उन चीजों को लिंक कर रहे हो, बहुत चांसेस है वो आपका आर्टिकल ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द अगेन द नेक्स्ट थिंग। फिर आपको नेक्स्ट चीजें देखनी है कि आप जो भी पब्लिश कर रहे हो आपका कंटेंट ठीक हो। अब रिसर्च कैसे करनी है, ठीक का मतलब एक्यूरेट हो, कोई चीज गलत ना हो। अगेन मैं एक लॉ स्कूल में पढ़ती हूँ, मेरे को लीगल जर्नल्स में पब्लिश कराना है, तो मेरे को देखना है उसमें लीगल कंटेंट कितना है। लेट्स से आई एम पब्लिशिंग, ऐसे बहुत कुछ ऐसे मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, हमने इनफैक्ट लिखे हैं जो मैं बोल सकती हूँ कि नहीं हुए पब्लिश कहीं। आई हैड टू कीप देम, आई हैड टू थिंक ओवर कि मैं क्या चेंजेस करूँ पब्लिश होने के लिए, एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई। ओके, जो भी आर्टिकल्स लिखे फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, को ऑथरशिप में लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, को ऑथरशिप में लिखो, दोनों ऑथर्स आर सेम, सबका बढ़िया है। अब चीज इसमें ही होती है व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल एमिंग फॉर कॉर्पोरेट लॉ, राइटिंग अबाउट हार्डकोर कॉर्पोरेट टॉपिक्स, हो सकता है वो लोग पब्लिश ना करें कॉलेज वाले। वाई सो? बिकॉज जो आप कॉर्पोरेट लॉ के टॉपिक्स पढ़ रहे हो आपके लिए वो नए होंगे, लेकिन जो किसी और थर्ड फोर्थ ईयर में लॉ बच्चा पढ़ रहा होगा, लॉ स्टूडेंट होगा, उसके लिए वो टॉपिक्स नए नहीं होंगे। वी वर राइटिंग अबाउट कॉर्पोरेट व्हील एंड piercing the corporate wheel. It was a very new topic for us, but it was not a new topic for anyone who maybe would be studying about company law in the 5th semester.
right? हमारे लिए it was innovative but was not actually innovative. Then we wrote about alternative investment funds. Alternative investment funds is a topic जहां पर we were dealing with SEBI circulars, SEBI regulations etc. अब देखा जाए तो वो बहुत वो लीगल टॉपिक्स थे, काइंड ऑफ लीगल टॉपिक्स थे, क्योंकि सेबी के सर्कुलर्स रेगुलेशन से डील कर रहे थे, बट दे वर नॉट हार्डकोर लीगल टॉपिक्स। वो रिजेक्ट हो गए बिकॉज ज्यादा वो फाइनेंस वाली साइड पे जा रहे थे। अगेन जो पहला वाला मैंने कॉर्पोरेट वेल वाला टॉपिक बताया वो भी फाइनेंस साइड में जा रहा था। अगर आपका टॉपिक ज्यादा फाइनेंस इंक्लाइंड है तो वो आपके लीगल जर्नल में पब्लिश नहीं होगा, लीगल साइट पे पब्लिश नहीं होगा। वी हैड सेंट दोस आर्टिकल्स इवन टू लॉ, लाइव लॉ, बार एंड बेंच, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। द थिंग वाज कि हमारे व्हेन वी गॉट दोस आर्टिकल्स रिव्यूड बाय अ प्रोफेशनल, वी गॉट टू नो कि वो तो लीगल टॉपिक्स पर है ही नहीं बेस्ड, दे आर बेस्ड ऑन बिजनेस साइड। तो बिजनेस साइट्स पे पब्लिश कराओ। दिस इज वन ऑफ द थिंग व्हेन यू वांट टू गेट समथिंग पब्लिश्ड लीगल साइट पर, लीगल जर्नल में, वो लीगल वाला टॉपिक हो, कॉर्पोरेट भी लिख रहे हो तो देखना कि वो हार्डकोर कॉर्पोरेट बिजनेस साइड ना चला जाए, उसमें लीगल चीजें हो इंक्लूडेड। ठीक है, दिस इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स। एंड आप बोल रहे हो कि अच्छा लॉट मेनी पीपल आर गोइंग टू से फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट लॉ लिख क्यों रहे हो? राइट ऑन दोस टॉपिक्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स विद व्हिच यू आर ऑलरेडी familiar with, which you are already studying, because you would have good hang over those topics and you would be able to bring out good results. But the thing is that if I don't want to go in contracts or torts, why should I write papers on that? This could be one of the arguments. Again, I feel that I don't want to write those articles उन पर, उन टॉपिक्स पर, because I don't want to go on the side of contracts or torts. किसी और को लिखने हैं तो वो लिख सकता है if they want to go उस साइड पर। But having articles based on contracts में until unless you're picking up indemnity guarantee and all जो रियल प्रैक्टिस चलती है, राइट, अंटिल अनलेस यू आर पिकिंग अप ऑन दैट, या फिर यू आर पिकिंग अप ऑन लेट्स से ऑफर एक्सेप्टेंस, या फिर यू आर राइटिंग अ वेरी ऐसा सा आर्टिकल जो बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी सा है, थोड़ा सा उसमें इनोवेशन नहीं है, या फिर मेरे को कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, कॉर्पोरेट लॉ है नहीं तो मेरे सीवी पे वो क्या करेगा? अगेन शुरुआत के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, शुरुआत के लिए। अगेन वाई सो? शुरुआत के लिए हैविंग एन आर्टिकल पब्लिश्ड ऑन स्पोर्ट्स लॉ, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स and I have written an article on sports law. I have got it published in one of the reputed journals. It can help me in fetching an internship at a very good place in second year या फिर थर्ड ईयर में, बट आफ्टर दैट इट वुड बिकम रिडंडेंट बिकॉज हैविंग एन आर्टिकल ऑफ स्पोर्ट्स लॉ ऑन माई CV would not make any sense because I'm not going towards the side of sports law. So make sure whatever publications that you are having, you have it aligning with your career goals. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में कि रिसर्च करनी कैसे। रिसर्च के लिए मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो रिसर्चिंग केस लॉज फ्रॉम मनुपात्रा SCC, कीपिंग योर केस लॉज अलाइंड। अगर AIR है, ऑल इंडिया रिपोर्टर है, तो SCC नहीं लिखना है, फिर अगर SCC है तो AIR नहीं लिखना है। ट्राई टू अवॉइड ये वाली गलतियां। ठीक है, तो आपको केस लॉज लिखने हैं। अगेन एक लीगल आर्टिकल नहीं होगा जब उसमें केस लॉज नहीं होंगे। मेक श्योर यू आर राइटिंग केस लॉज। उसके बाद आप रिसर्च कैसे कर रहे हो? रिसर्च करने के लिए हो सकता है यू पिकअप डेटा, यू पिकअप या अगेन देयर कुड बी काइंड ऑफ सर्वे, हो सकता है सर्वे हो। सर्वे यू पिकिंग अप फ्रॉम मोस्ट रेप्यूटेड प्लेसेस, यू पिकिंग अप फ्रॉम NCRB which is a trusted source criminal law में, और let's say you are picking up from one of the journals, let's say of Science Direct, तो वहां से आप उठा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज, या फिर टेलर एंड फ्रांसिस, तो वहां से उठा सकते हो, बट जस्ट कोट इट कि मैंने यहाँ से ये पर्टिकुलर डेटा उठाया है। या तो एक रेप्यूटेड रिसर्च पेपर से, ट्रस्टवर्दी जर्नल से उठाओ, या फिर एक ट्रस्टवर्दी साइट से उठाओ अगर डेटा से कर रहे हो खेल। नेक्स्ट इज कहाँ से करूं रिसर्च? हर लॉ स्कूल एक बच्चे को एक्सेस देता है, हर बच्चे को लाइब्रेरी का, डिजिटल लाइब्रेरी, जहां पर बच्चे को अलग अलग सोर्सेज मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है हर पर्टिकुलर जर्नल, रिसर्च पेपर या किसी भी पर्टिकुलर साइट का, उसको यूज करो। राइट, व्हेन आई एम रिसर्चिंग अ टॉपिक, लेट्स से AI law would be liable in legal cases when you use AI. I have picked up JSTOR, I have picked up Taylor and Francis, I have picked up Science Direct, I have picked up Emerald, and I have picked up Manupatra SCC, and I have picked up n number of resources as I can get from that library to study that topic. तभी research, you have to do this because अगर आपको पब्लिश कराना है तो you have to do this, you have to pick up बहुत ही reputed sites। ऐसे होती है sites जो reputed नहीं होती हैं, उनसे आप नहीं उठा सकते सामान। ऐसी साइट्स होती है जहां हर बंदा जाके एडिट कर सकता है कंटेंट को, वहां से नहीं उठा सकते सामान। बहुत ही रेप्यूटेड जगहों से ही यू हैव टू पिक अप सोर्सेज, मोस्ट ट्रस्टवर्दी सोर्सेज, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय ट्रस्ट ऑफ पीपल एंड दे आर मोस्ट रिलायबल सोर्सेज, सो यू कैन पिक अप ओनली फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस वट एवर थिंग दैट यू वांट टू हैव।
ऑब्वियसली यू कैन टेक अ लेआउट फ्रॉम एआई कि मेरे को आर्टिकल कैसे स्ट्रक्चर चाहिए, यू कैन टेक दैट कि ऐसे 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 करके आई एम गोइंग टू राइट दैट फर्स्ट, देन दैट फर्स्ट, यू नीड टू रिसर्च ऑन योर ओन, यू कैन नॉट ट्रस्ट एआई फॉर रिसर्च। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर टर्म while रिसर्चिंग, यू कैन ऑब्वियसली आस्क एआई कि मेरे को एक्सप्लेन कर दो इसको, या मेरे को ये रिसर्च पेपर की लाइन समझ में नहीं आई, यू कैन ऑब्वियसली आस्क एआई, बट यू कैन नॉट आस्क एआई टू राइट अ फुल फ्लेजेड पेपर फॉर यू, डिस्पाइट द फैक्ट यू हैव पेड द सब्सक्रिप्शन एआई का, यू हैव अपग्रेडेड उनका, परचेज दैट अपग्रेडेड वर्जन, यू कैन नॉट डू दैट। ह्यूमन रिसर्च जो होती है वो बेस्ट होती है, आप हर चीज आप सारा जोर लगा देते हो, आपकी रिसर्च हमेशा बेटर ही आएगी। ऐसे दिस आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर यू आर रिसर्चिंग। यू कैन ऑब्वियसली टेक हेल्प ऑफ एआई कि मेरे को ये कंटेंट में ले लिया है, कुड यू प्लीज स्ट्रक्चर इट वंस। अगेन, जब भी आपने सब काम कर लिया, आर्टिकल लिख लिया, आपको भेजना है इसको चेक के लिए। अगेन देयर कुड बी अ लॉट ऑफ bars or maybe benchmarks that they would have given. They wanted only 10% plagiarism or 10% AI. Get it checked from your college library. You may have subscription of Turnitin. Turnitin is one of the most popular, I would say, सॉफ्टवेयर जहां पर आपकी चीजें चेक होती है प्लेजरिज्म एंड एआई की, आपको रिपोर्ट मिलती है कि ओके 16% प्लेजरिज्म है अलाउड, तो 10% था, सो रिड्यूस दैट रिमेनिंग 6% प्लेजरिज्म। You have to do those. These are some of the basic things. आपका आर्टिकल पहले ही केस में रिजेक्ट हो जाएगा अगर प्लेजरिज्म बेंचमार्क से ऊपर हुआ, एआई बेंचमार्क से ऊपर हुआ। आस्क देम कि फुटनोट्स एआई में इंक्लूडेड है या नहीं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू आस्क। जो भी फॉर्मेटिंग की चीजें हैं ध्यान रखो। को ऑथरशिप में काम कर रहे हो अलाइन रखो एक दूसरे का। पहले अगर को ऑथरशिप में ऊपर वाला पार्ट आप कर रहे हो, नीचे वाला पार्ट आपका को ऑथर कर रहा है, फिर आप नीचे वाला पार्ट करो, ऊपर वाला को ऑथर कर रहा है आपका, तो मेक श्योर अलाइन रहे, रिपीट ना हो चीजें, रेपिटेटिव ना हो, ऑलवेज गिव इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। हमें पता है अवेयरनेस फैलानी है लोगों में, वन ऑफ द मोस्ट सॉल्यूशंस दैट पीपल गिव, बट अवेयरनेस कैसे फैलानी है, क्या करा जा सकता है, यू हैव टू गिव दैट एज वेल। अंडरस्टैंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अलाइन टुवर्ड्स दैट साइड, जहां पर वी गिव वेरी वेरी आई वुड से जेनेरिक सॉल्यूशंस, और बच्चों को भी यही पढ़ाते हैं, बट आपको बहुत स्पेसिफिक देने हैं, बिकॉज तभी रिसर्च पेपर जब आपका जो होगा ना यूनिक होगा ना, तभी पब्लिश होगा। एंड रिसर्च पेपर में टॉपिक शुड बी यूनिक। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ओवर इट कि टॉपिक होता है, इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग, सो मेक श्योर अ टॉपिक इज यूनिक, यू आर नॉट राइटिंग ऑन those topics which are very very ordinary or have become redundant. If you are picking any topic which is very very hot, again, so make sure that topic remains in the news during that time, it does not become a past कि ऐसा हुआ था और अब आपका आर्टिकल उस पर्टिकुलर जर्नल के पास जा रहा है, वो टॉपिक रेलेवेंस में रहे थ्रू आउट, मेक श्योर दैट इज वेल। सो हमने बहुत चीजों पे बातें करी, रिसर्च कैसे, अगेन आप बोल दोगे कि रिसर्च करनी कैसे है, मैंने आपको वो एक्सप्लेन कर दिया, आपको कहाँ कहाँ से जाना है, आपको अपना लेआउट ड्रॉ करना है और फिर वहां वहां उन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर रिसर्च करना। बट दिस इज यूजुअली व्हाट आई डू, यू पिक अप दोज गुड प्लेटफॉर्म्स, यू स्टार्ट रिसर्चिंग, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और भी प्लेटफॉर्म्स का, मैंने तो कुछ के ही नाम लिए, बट आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर यू आर ऑल्सो रिसर्चिंग दोज। If your papers also can get selected to go for paper presentations and all, at times you have paper presentations, at times you don't have paper presentations, at times you just have prizes, it depends. You can go via the competition route, you can go via the call for blogs, call for journals wala thingy, or you can go for completely college wala, or you can go without college wala, जो यूजुअली बहुत रेप्यूटेड जर्नल्स होते हैं, इंडेक्स्ड वाले, जो कर बोलते हैं बच्चों को एंट्रीज दो अपने। This was one of the things, and yes, if you want to read my article, the one which has got published, then once the URL of that would be out, then I would be obviously putting that on LinkedIn. और आप देख सकते हो वैसे, if I already know you, or you already know me regarding okay things, or we have a chat on a daily basis, or maybe you are an acquaintance of mine, then obviously I can share that particular article with you as well. And yeah, I think this was it for the publication part. Publications are very very important, make sure you're focusing on that, and do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and hit the bell icon. Bye, stay tuned.